जब बेटा माँ को बोझ समझ बैठा। उस रात ओल्ड एज होम के एक कमरे में जो हुआ, उसने आदित्य की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जिस माँ को वो बोझ समझकर वहां छोड़ने आया था, उसी माँ का हाथ पकड़कर अगले दिन वो फूट फूट कर रोने वाला था। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वहां एक बूढ़े आदमी की आखिरी इच्छा पूरी करते करते आदित्य को अपनी ही औलाद होने पर शर्म आने लगी थी। क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी गलती समझने के लिए सिर्फ एक रात और किसी बुजुर्ग की टूटी हुई आवाज ही काफी होती है। आदित्य, हमारी 5 तारीख की फ्लाइट है और हमारे पास अब बस 2 दिन ही बाकी हैं। तुम एक काम करो, माँ जी को आज ही ओल्ड एज होम छोड़ आओ, ताकि बाद में तुम्हें पैकिंग करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साक्षी ने अपने पति आदित्य से कहा तो आदित्य बोला, हाँ साक्षी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ऐसा करता हूँ कि आज ही माँ को ओल्ड एज होम छोड़ कर आता हूँ। तुम ऐसा करो, जल्दी से मम्मी के कपड़े बैग में रख दो और मम्मी को बाहर लेकर आओ। मैं तब तक गाड़ी बाहर निकालता हूँ। ये बोलकर आदित्य बाहर निकला तो साक्षी अपनी सास शारदा जी के पास आकर बोली, माँ जी, वो हम लोग विदेश जा रहे हैं। इस बार आपकी टिकट नहीं ले पाए क्योंकि वीजा में प्रॉब्लम थी। लेकिन अगली बार जब हम लोग वहां से आएंगे तो आपको भी अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे। इसीलिए आपका बेटा आपको 1 साल के लिए ओल्ड एज होम में छोड़कर जा रहा है। तो चलिए, जल्दी से उठिए, आपका बेटा बाहर आपका इंतजार कर रहा है। बेटे बहू की मर्जी के आगे शारदा जी भला क्या ही बोल सकती थी। इसीलिए मन मारकर खामोशी से ओल्ड एज होम जाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद आदित्य उन्हें लेकर ओल्ड एज होम पहुंच गया। वहां पहुंचकर आदित्य रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की से अपनी माँ के एडमिशन की बात करने लगा। तो वो लड़की कहने लगी, सर, हमारी मैनेजर जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो 1 दिन के लिए बाहर गई हुई हैं और अब उनके आने पर ही आपकी माँ का यहाँ एडमिशन हो सकता है। ये सुनते ही आदित्य गुस्से से बोला, देखिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि दोबारा अपनी माँ को यहाँ लेकर आ सकूं। इसीलिए आप इन्हें आज ही यहाँ एडमिशन दे दीजिए। आप कहें तो मैं अभी 2 लाख रुपए का चेक काट कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माँ को यहाँ पर रख लीजिए। अरे सर, मैं आपसे एक बार कह तो चुकी हूँ ना कि किसी भी हाल में आपकी माँ को अभी यहाँ एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। वो मैडम इस ओल्ड एज होम की मैनेजर हैं और उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप ऐसा कीजिए, कल शाम को फिर से आइएगा। कल शाम तक मैडम वापस आ जाएंगी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा तो आदित्य बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोला, देखिए मैडम, मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग काफी दूर से आए हुए हैं और 2 दिन बाद मेरी विदेश की फ्लाइट भी है। अभी तो मुझे अपनी बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। प्लीज मैडम, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी आदित्य का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा तो उसके ऑफिस के बॉस का फोन था। हेलो जी सर, आदित्य ने कहा तो दूसरी तरफ से गहरी आवाज आई, मिस्टर आदित्य, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट्स ईमेल नहीं किए, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल के जरिए भेज देंगे। वो जी सर, मैं बस अभी अभी आपको कर देता हूँ, आदित्य ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर आदित्य, आप अपने काम के मामले में इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, वो दरअसल मैं इस वक्त किसी प्रॉब्लम में फंस गया था और इससे पहले कि आगे आदित्य अपनी सफाई में कुछ भी कहता, दूसरी तरफ से तब तक फोन कट चुका था। परेशानी और मजबूरी में उलझा हुआ आदित्य अपना सिर पकड़कर वहीं बेंच पर ही बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह परेशान देखकर पास में बैठी हुई शारदा जी भी बेचैन हो उठी। आदित्य ने फिर से एक बार उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख रही हैं ना कि मैं कितनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ मेरी बीवी बच्चे हैं और घर की परेशानियां हैं और दूसरी तरफ मेरी विदेश की नौकरी है। ये मेरे भविष्य का सवाल है। मैडम प्लीज समझने की कोशिश करिए, कुछ तो करिए। आप ओल्ड एज होम की मैनेजर को फोन लगाइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। देखिए सर, ये अभी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है।
क्योंकि मैडम का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने दूसरी तरफ आवाज दी, सागर, जरा यहाँ आना। तभी तकरीबन 20-22 साल का एक नौजवान उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। जी मैडम, कहिए। सागर, इन दोनों लोगों के लिए चाय पानी और रात को यहीं पर सोने का बंदोबस्त कर दो। ये लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। ठीक है मैडम, मैं अभी सारा इंतजाम करवाता हूँ। ये कहकर सागर वापस अंदर चला गया। लेकिन ये सुनकर आदित्य हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो अभी उससे कुछ बोलता, इससे पहले ही वो लड़की खुद ही बोल पड़ी, देखिए मिस्टर आदित्य, अगर आप दोबारा नहीं आ सकते हैं तो फिर आप दोनों आज रात के लिए यहीं पर रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे बहुत परेशानी होगी। देखिए मिस्टर आदित्य, मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि अगर आपको यहाँ रुकना है तो फिर कमरा नंबर 3 में चले जाइए। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, वरना आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। रिसेप्शन वाली मैडम के ऐसा कहने पर आदित्य बेमन से अपनी माँ को लेकर उस कमरे में चला गया जहाँ सागर ने जमीन पर बिस्तर लगाकर उनके रात को रुकने का इंतजाम कर दिया था। साहब, मैं भी थोड़ी देर में चाय और नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप हाथ मुंह अच्छे से धो लीजिए, पास में ही बाथरूम भी है। इतना कहकर सागर कमरे से बाहर चला गया तो आदित्य वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से अपने ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो शारदा जी साथ में लाया हुआ अपना बैग खोलकर बैठ गई और एक रुमाल में लिपटी हुई रोटियां निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैं तुम्हारी और बहू की बातें कल रात ही सुन ली थी, इसीलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैंने ये आलू के पराठे बना लिए थे ताकि 2 दिन तक आराम से यहीं खाती रहूं। और फिर तुझे भी तो बहुत पसंद है ना बेटा, देख मैं तेरे लिए अचार भी लेकर आई हूँ। अपनी माँ की इस बात का आदित्य ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपने काम में ही व्यस्त था। उसके पास अपनी माँ की बातें सुनने के लिए भला वक्त कहाँ था। बेटे का कोई जवाब न पाकर शारदा जी फिर से बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से आलू के पराठे खिला देती हूँ। ना जाने इसके बाद कब मुझे ये सुख मिले या फिर ना भी मिले। ये कहते कहते उनका गला भर आया और जैसे ही पराठे का एक निवाला तोड़कर शारदा जी ने अपने बेटे को खिलाने की कोशिश की तो आदित्य गुस्से से झुंझलाते हुए बोला, क्या है मम्मी, आपको और कोई काम नहीं है? बेवजह आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? अरे मुझे अभी बहुत सारे काम खत्म करने हैं। आप खाइए आलू के पराठे, मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। अपने बेटे का ऐसा बर्ताव देखकर शारदा जी सहम गईं और चुपचाप वो पराठे वापस उसी रूमाल में लपेटकर अपने बैग में रख लिए। अपने बेटे को ऐसे लैपटॉप में लगे हुए देखकर शारदा जी फिर से बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जिंदगी में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो तुम, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। ये बोलकर शारदा जी वहीं अपनी कमर सीधी करने लगी और अपने अतीत की यादों में खो गईं। माँ को बोझ समझने वाले बेटे को मिला जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। 21 साल की शारदा जी जब शादी करके अपने ससुराल आई थी, तभी से ही उन्हें जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया था। घर में कई सारे लोग थे। एक नंद थी जो अपने पति के साथ अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति अपनी सास का बहुत ही लाडला था। इसके अलावा उनके 2 जेठ और जेठानियां भी थी। उनकी दोनों जेठानियां काफी बड़े घर से आई थी। जेठ भी बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, इसलिए जेठानियां सास के ऑर्डर के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलती थी। ये देखकर सास का रौब सिर्फ शारदा जी पर ही चलता था। शारदा जी का पति एक छोटी सी निजी कंपनी में काम करते थे, जिस वजह से कुछ खास तनख्वाह भी नहीं थी। घर का खर्चा ससुर और दोनों जेठ की कमाई से ही चलता था। इन सब की वजह से शारदा जी की हैसियत उस घर में एक नौकरानी से कम नहीं थी, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। शादी को कई साल गुजर गए थे, लेकिन शारदा जी की अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। उनके दिल का दुख तब और बढ़ जाता था जब ससुराल वाले उन्हें बांझ होने का ताना देने लगते थे। आखिरकार शादी के 10 साल बाद भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली और उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। शारदा जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी शायद भगवान को भी रास नहीं आई। उनका बेटा अभी सिर्फ 3 महीने का ही हुआ था कि उनके पति का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया।
शारदा जी इस अचानक हुए हादसे की वजह से बिल्कुल टूट गई थी। उनके जेठ जेठानियां भी परिवार से अलग हो गए थे और फिर सास ससुर का भी कुछ समय के बाद देहांत हो गया। नंद नंदोई भी अपना अलग घर बनाकर रहने लगे। शारदा जी और उनके बेटे को बोझ समझकर सब लोग बिल्कुल अलग हो गए। शारदा जी अक्सर अपने बेटे के साथ अकेली रहती, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे की परवरिश के लिए उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन सारा काम करते हुए भी वो अपने बेटे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी शारदा जी ने उसे खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और उसने अपनी पसंद की लड़की साक्षी से शादी कर ली। साक्षी बहुत ही मॉडर्न टाइप की लड़की थी। उसे घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बल्कि वो दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग करना या फिर अपने माँ बाप के घर चले जाना, यही सब उसके रोज का रूटीन था। अगर वो कभी अपने घर पर रहती भी थी तो उसकी सहेलियों का जमावाड़ा वहीं पर लगा रहता था। शारदा जी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किससे कहती। अगर कभी बहू को समझाती भी तो पलटकर तुरंत दो टूक जवाब सुनने को मिल जाता था। आदित्य भी अपनी पत्नी का दीवाना था, इसलिए वो भी साक्षी के पक्ष में ही हमेशा बात करता था। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी और वक्त इसी तरह गुजर रहा था। अब साक्षी के मायके वाले दुबई में शिफ्ट हो गए थे, तो साक्षी ने भी जिद पकड़ ली कि उसे भी दुबई जाकर ही रहना है और वहां की आलीशान जिंदगी के मजे उठाने हैं। आदित्य भी यहाँ से कम दुगनी सैलरी के लालच में दुबई जाने के लिए तैयार हो गया। साक्षी और दोनों बच्चे तो जैसे वहां जाने की खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन आदित्य अपनी माँ के लिए काफी परेशान था कि अब मम्मी को अकेले कहाँ छोड़ा जाए। साक्षी ने जब आदित्य को परेशान देखा तो वो कहने लगी कि तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं तो तुमसे कब से कह रही हूँ कि मम्मी जी के लिए ओल्ड एज होम से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती है। भला वो हमारे साथ दुबई जाकर करेंगी भी क्या? उन्हें तो वहां की मॉडर्न लाइफ पसंद भी नहीं आएगी। बिना बात वो वहां पर बोर होंगी। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम परेशान होने की जगह हमारी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो और ये वक्त प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावनाओं में बहकर इतना अच्छा मौका अपने हाथ से निकलने मत देना। आदित्य ने जब इस बारे में सोचा तो उसे भी यही ठीक लगा और अपनी माँ को ओल्ड एज होम भेजने के लिए वो तैयार हो गया। लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आया हूँ। सागर की आवाज सुनकर शारदा जी जैसे कि वर्तमान में वापस लौट आईं और बैठकर चाय का कप पकड़ते हुए अपने बेटे आदित्य से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम तुम चाय तो पी लो। क्या है मम्मी, एक तो मैं वैसे ही इतना परेशान हूँ और आपको बस इतनी देर से सिर्फ खाने पीने की ही पड़ी हुई है। अगर आज मैंने अपना पूरा काम करके नहीं दिया ना तो मेरे बॉस मुझे